हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक सीरीज़ शुरू किए हैं जिसमें हम पूरे संविधान को अलग अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या प्रोविज़न है, किसका चुनाव किस तरह से होता है, हमारी व्यवस्थाएं क्या है, सरकार पे लिमिटेशन क्या है। इस सब को हम डिस्कस करेंगे। हमने एक वीडियो इससे पहले निकाला था, अब ये दूसरा वीडियो है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम अब तक जो देख चुके हैं वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा संविधान क्या है, हमें संविधान की एक तो हमारा संविधान क्या है, दूसरा हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, और तीसरा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया कैसे गया है। ठीक है, अब हम आगे इसी में बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया जो भारत का संविधान बनाया गया उसको बनाने में दूसरे जो भी देश हैं दुनिया में, बाकी जितने भी कंट्री हैं, उससे क्या क्या फ़ीचर लिए गए। तो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं जो कुछ भी दूसरे देश से लिए गए फीचर्स हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, बोरोड फीचर्स, मतलब जो दूसरे देश के संविधान से जो कुछ भी फीचर हमने अपने संविधान में लिया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है यूके, मतलब ब्रिटेन से। यूके मीन्स ब्रिटेन से, इंग्लैंड से हमने अपने संविधान में कौन कौन सा फीचर लिया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट। और नॉमिनल हेड के कौन होते हैं हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। अब सरकार में दो हेड होते हैं, एक रियल हेड और दूसरा नॉमिनल हेड। तो कार्यपालिका जो हमारी है उसके हेड राष्ट्रपति को माना जाता है। कार्यपालिका का हेड किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन सरकार के सारे कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से होता है। तो राष्ट्रपति हमारे नॉमिनल हेड हो गए। इसके बाद कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट सिस्टम चलता है कि गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, और इन सभी को मिला के जो एक कैबिनेट सिस्टम बनता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ये सिस्टम भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पोस्ट हो गया, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री टाइप है गवर्नमेंट का हमारा, बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल मीन्स एक तो हमारा लोकसभा हो गया और दूसरा हमारा राज्यसभा हो गया, तो ये बाइकैमरल हो गया। उसके बाद लोअर हाउस, मोर पावरफुल। लोअर हाउस कौन सा है हमारा, लोकसभा। लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसको लोकसभा के मेंबर को जनता चुनती है। तो जब लोकसभा के मेंबर को जनता चुनती है तो जो भी मिनिस्टर बनते हैं वो, चाहे मिनिस्टर लोकसभा से भी बन सकते हैं और राज्यसभा मेंबर भी बन सकते हैं, लेकिन वो जवाबदेह किसके प्रति होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड ऑफ इन लोकसभा, तो लोकसभा के संचालन के लिए जो स्पीकर की का प्रावधान है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है, ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अब ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से क्यों ली गई, जो हमारे यहाँ शासन था कंपनी का, सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी के बाद सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। अब वहाँ भी इसी तरह का सिस्टम है, बस अंतर ये है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हेरेडिटरी यानी कि वंशानुगत नहीं होते हैं, जबकि ब्रिटेन में क्या है, राजा का सिस्टम है, और जो राजा है उन्हीं के परिवार से अगला राजा होगा और वो वहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नॉमिनल हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो यही एक अंतर है, बाकी सारे सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। तो जो चूँकि हम इस व्यवस्था से पहले से परिचित थे, इसलिए भारत में जब ये बात हुई कि सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो लगभग सारी चीज़ें जो ब्रिटेन में चल रही थी उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ भी ले लिया गया। तो ये सारे फीचर जो है हमारे संविधान में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिए गए। अब हम आगे आते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया, यूएसए। यूएसए अमेरिका से क्या लिया गया, तो सबसे पहला है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट कि हमारा भी एक लिखा हुआ संविधान होगा, ये यूएसए से लिया गया। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का जो अपॉइंटमेंट है ये भी अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट, जो जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई।
हेड ऑफ स्टेट जो होगा उसे राष्ट्रपति कहा जाएगा, ये भी अमेरिका से लिया गया। अब ब्रिटेन में भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं लेकिन वहाँ राजा होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति कहा जाएगा। स्टेट्स का प्रोविज़न कि भारत तो है ही लेकिन भारत के अंदर भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, तो जो स्टेट का प्रोविज़न है कि राज्य होंगे संघ के अंदर, ये भी प्रोविज़न अमेरिका से लिया गया। और कोर्ट को एक पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का, किसी भी एक्ट को कोर्ट रिव्यू कर सकती है, तो ये भी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास क्या सब लिया गया संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले जो लिया गया वो था कंकरेंट लिस्ट। संविधान में 3 तरह के लिस्ट हैं, एक है हमारा स्टेट लिस्ट, एक है हमारा यूनियन लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न है ये हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अब कंकरेंट लिस्ट लिया गया तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के साथ साथ सेंटर स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप होगा केंद्र और राज्य के बीच, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसका जो भाषा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब यूएसएसआर पहले यूएसएसआर था, अभी इसको हम रसिया कह सकते हैं। तो रसिया के संविधान से जो लिया गया वो है हमारा सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान। जो पहले प्लानिंग कमीशन था, जो पहले हमारी प्लानिंग कमीशन थी, तो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी, जो एक बार प्लान बनती थी और वो 5 साल के लिए वैलिड रहता था। तो इससे जो है देश में प्लानिंग की जाती थी कि सरकार अगले 5 साल में क्या कुछ करने वाली है। इसका कंसेप्ट भी यूएसएसआर मतलब रसिया से लिया गया। अब जर्मनी से क्या लिया गया, तो इमरजेंसी के जो भी प्रोविज़न है संविधान में, इमरजेंसी के जैसे 3 तरह की इमरजेंसी है हमारे यहाँ। एक आर्टिकल 352 के अंदर है, इसमें क्या है कि नेशनल इमरजेंसी है। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। फिर 356 में हम जाते हैं जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल मीन्स राष्ट्रपति शासन जो है ये 356। और तीसरा है 360, ये कहते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। तो इसका प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। आगे हम बढ़ते हैं कि जापान से क्या लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग होगी, जिस लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, फंक्शन करेगी, वो जापान से लिया गया। अब हम आते हैं कनाडा से क्या लिया गया, तो जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, कि फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है और प्लस रेसिड्यूरी पावर, ये दोनों ही कनाडा से लिया गया। अब रेसिड्यूरी पावर क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं होगा, ना तो स्टेट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में, मतलब राज्य सूची में भी नहीं है, संघ सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट होंगे उसका जो पावर है, अब कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उससे रिलेटेड जो पावर होगा उसी को रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है। और ये रेसिड्यूरी पावर हमारे देश में केंद्र सरकार को प्राप्त है, मतलब भारत सरकार को प्राप्त है। और इसका प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर है, मतलब अब संविधान है तो संविधान में हम संशोधन भी करते हैं, तो संविधान में जो संशोधन हम करते हैं, तो संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है ये हम साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए हैं कि संविधान में संशोधन किस किस तरह से होगा और कैसे होगा। अब आते हैं हम कि आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से जो है हमारा कॉन्सेप्ट डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य को नीति निर्माण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि उनके अपने ही नागरिकों का वेलफेयर हो, नागरिकों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो, नागरिकों के जीवन में और उन्नति आए, तरक्की आए, खुशहाली आए। तो इसके लिए आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, वो सबसे ज़्यादा यही है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर ये भी पूछता है कई बार कि साउथ अफ्रीका से, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ये भी कई बार पूछता है। इमरजेंसी प्रोविज़न भी जर्मनी से लिया गया है, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसी तरह जो हमारा मौलिक कर्तव्य है और 5 ईयर प्लान है वो यूएसएसआर से लिया गया है, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं।
जैसे कनकरेंट लिस्ट हो गया, मतलब समवर्ती सूची। एक ऐसी सूची, कनकरेंट लिस्ट क्या होगा, जैसे हम 3 नंबर में देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो है कनकरेंट लिस्ट लिया गया है, समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक बार देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे तो बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में और क्या सब हुआ। तो हम लोग देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसी को हम यहाँ पे असेंबली लिख रहे हैं। क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी, लेकिन जो भी प्रोविज़न थे उसको डिस्कस भी करना पड़ता। तो डिस्कस करने के लिए कई सारे सेशंस हुए, काफ़ी सारे सत्र बुलाए गए, संविधान के काफ़ी सारे सत्र हुए, और ये सत्र 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के दौरान हुए। तो टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के दौरान संविधान सभा के काफ़ी सारे सत्र हुए, और इन सत्र में डिस्कस करने के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पास किया और एक्सेप्ट किया कि ये हमारा संविधान है। जब एक बार संविधान पास हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उस समय जितने भी मेंबर थे संविधान सभा में, उन सभी ने ऑफिशियल कॉपी को साइन किया। सभी ने क्या किया था? ऑफिशियल कॉपी को साइन किया था। अब संविधान तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन क्या संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था? नहीं। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान के सारे एक्ट, जो संविधान के जितने भी प्रोविज़न थे, वो सब के सब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के प्रेसिडेंट भी थे, उन्हें ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति, चुन लिया गया। अब ये बात है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब तक भारत का शासन कैसे चल रहा था? देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया। अब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक देश का शासन कैसे चल रहा था? तो जब तक संविधान एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उस समय तक देश की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसी के अनुसार चल रहा था। तो संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रोविज़न 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए, लेकिन संविधान के सारे प्रोविज़न, सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। और 26 जनवरी 1950 को इसलिए डेट चुना गया क्योंकि इसी दिन लाहौर में रावी नदी के तट पर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही इसके लिए दिन रखा गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 से पहले इसको लागू नहीं किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक देश का प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलता रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, संविधान शुरू कहाँ से होता है? संविधान शुरू होता है, उसका जो पहला पार्ट है वो है प्रियम्बल का, मतलब प्रस्तावना। संविधान कहाँ से शुरू होता है? जो पहला पार्ट है वो है हमारा प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में क्या है? तो प्रस्तावना क्या बताता है? तो प्रस्तावना कुल मिला के जो पूरी संविधान हमारी है उसका इंट्रोडक्शन है, कि संविधान जो हम बना रहे हैं उसमें हम क्या सब करने जा रहे हैं, उसका मोटो क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा। तो ये हम संविधान की प्रस्तावना में बताते हैं। और ये मेनली 2 चीज़ दिखाता है कि सबसे पहला कि सोर्स जो है संविधान का, वो कहाँ से अपनी जो शक्ति है, अपनी जो अथॉरिटी है, संविधान की जो अपनी अथॉरिटी है वो कहाँ से लाता है, सोर्स क्या है। तो जो संविधान की अथॉरिटी है, संविधान की जो अथॉरिटी है उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या है ये हम आगे देखते हैं। और दूसरा क्या है कि
ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो संविधान है वो संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आगे चल के देश में क्या करना चाह रहे हैं, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें मेन हो गई कि सबसे पहले कि संविधान जो है इसकी ऑथोरिटी कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है उस ऑथोरिटी का। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है संविधान का वो क्या प्रमोट, समाज में या देश में क्या प्रमोट करना चाह रहा है, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो इसके लिए जिसे हम प्रस्तावना में देखते हैं, तो प्रस्तावना शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के लोग, यहाँ ये जो है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग, ये इसका ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी संविधान को कहाँ से मिल रहा है? तो पीपल ऑफ इंडिया से, मतलब जो देश के नागरिक हैं उन्हीं से संविधान को ऑथोरिटी मिल रही है। संविधान को ऑथोरिटी किससे मिल रही है? नागरिकों से ही ऑथोरिटी मिल रही है संविधान को। और दूसरा कि संविधान एस्टेब्लिश क्या करना चाहता है, प्रमोट क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देश कैसा होगा? सोवरेन कंट्री होगा जिस पे किसी भी बाहरी कंट्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सोशलिस्ट होगा मतलब कि समाजवाद को प्रमोट करेगा देश। तीसरा सेकुलर होगा, सेकुलर मीन्स किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को सरकार सभी धर्म को समान मानेगी तो सेकुलर होगा। डेमोक्रेटिक होगा मतलब चुनी हुई सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। और रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक होगा मतलब देश में जो प्रमुख होंगे देश के वो वंश, किसी भी वंश से नहीं आएंगे, वो चुने हुए होंगे। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति चुन के आते हैं, तो देश रिपब्लिक होगा। तो ऑथोरिटी पीपल ऑफ इंडिया से आ रहा है मतलब देश के नागरिक से आ रहा है। और देश का जो संविधान है, देश का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। अब प्रमोट क्या करेगी संविधान? देश में क्या प्रमोट करेगी? तो जस्टिस, सभी सिटीजन को, अपने जितने भी नागरिक हैं अपने नागरिकों को जस्टिस देगी। जस्टिस किस चीज़ की देगी? तो हम ये आगे देखते हैं। अपने नागरिकों को जस्टिस किस चीज़ की देगी? सोशल जस्टिस देगी, इकोनॉमिक जस्टिस देगी और पॉलिटिकल जस्टिस देगी। सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा और राजनीतिक न्याय देगा। इसी तरह से और क्या? लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज़ की? थाउट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। मतलब आप सोच सकते हैं, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में विश्वास कर सकते हैं और आप अपना पूजा पाठ जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आगे है इक्वलिटी। इक्वलिटी किस चीज़ का मिलेगा सभी नागरिक को? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। मतलब किसी भी नागरिक के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी बंद नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे किसी चीज़ का एग्ज़ाम होना है या कहीं जाना है या किसी चीज़ को पब्लिक के लिए खोला गया है तो वहाँ सभी जा सकते हैं, सभी को इक्वल राइट होगा वहाँ जाने का, उस चीज़ में भाग लेने का, किसी को भी इससे रोका नहीं जाएगा। और क्या प्रमोट करेगी? तो प्रमोट करेगी फ्रेटर्निटी, मतलब सभी नागरिकों के बीच एक बंधुत्व की भावना को सरकार या संविधान प्रश्रय देगी। तो ये हमारा था कि संविधान ऑथोरिटी कहाँ से ड्राइव कर रही है, संविधान एस्टेब्लिश क्या करना चाह रही है और क्या प्रमोट करना चाह रही है समाज में। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये सारे शब्द हैं इसके मतलब क्या है। तो अब जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि वी द पीपल, तो वी द पीपल मतलब क्या? जो हमारे देश के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं। तो अल्टीमेट पावर जो संविधान ले रहा है वो किससे ले रहा है? तो अपने ही देश के नागरिकों से ले रहा है। तो पावर जो है वो अल्टीमेटली किसके पास है? देश के नागरिकों के पास। अब जैसे एक शब्द है कि जो कंट्री होगा वो कैसा होगा? सोवरेन होगा। तो सोवरेन मतलब कि देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में पॉलिसी, देश का कोई भी इंटरनल मैटर हो, कोई भी एक्सटर्नल मैटर हो, उस पर किसी दूसरे देश का या किसी बाहरी शक्ति का, किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। देश स्वतंत्र होगा अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजन लेने के लिए। सेकुलर का क्या मतलब हो गया कि सरकार किसी भी पार्टिकुलर रीजन को प्रेफर नहीं करेगी। सरकार सभी धर्म को, सभी पंथ को समान रूप से सहायता भी देगी और समान रूप से प्रमोट भी करेगी। अब सोशलिस्ट, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी मीन्स क्या होगा कि जो हमारे संसाधन है,
चाहे पावर है, चाहे पैसा है, चाहे संसाधन है, इस सभी का किसी भी वर्ग विशेष के पास या किसी भी व्यक्ति विशेष के पास कॉन्सेंट्रेशन मतलब संग्रह होने नहीं देगा जिससे कि कोई इसका मिसयूज कर सके। डेमोक्रेटिक मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे देश में, जो भी सरकार होगी वो चुनी हुई होगी, और चुनेगी कौन? पीपल ऑफ इंडिया, मतलब देश के जो नागरिक होंगे, देश की जो जनता होगी वही अपनी गवर्नमेंट को चुनेगी और इसी से देश का शासन व्यवस्था चलेगा। रिपब्लिक मीन्स जो हमारे देश के हेड होंगे, हेड ऑफ स्टेट जो होगा, हेड ऑफ स्टेट ये इलेक्टेड होंगे। हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरिडिटरी। हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा। जब से ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहाँ राजतंत्र का सिस्टम है और पार्लियामेंट भी है, तो जो राजा होते हैं और उनके ही वंश के जो अगले राजा होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। जबकि इंडिया में क्या होगा कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होंगे, तो इसलिए भारत एक रिपब्लिक होगा। अब जो हमारा प्रियम्बल है इसमें अब तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और ये अमेंडमेंट 1976 में किया गया था जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस समय गवर्नमेंट किनकी थी? इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1976 में, और एक ही बार अमेंडमेंट हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन था। और इसी संशोधन के द्वारा 3 वर्ड इंसर्ट किए गए थे। पहला सेकुलर, जो सेकुलर वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड है, और एक वर्ड थी इंटीग्रिटी। तो देश को जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया, संविधान में जो सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, और इसके लिए वर्ड लाया गया था, सेकुलर वर्ड लाया गया था। और ये कहाँ लाया गया था? प्रस्तावना में ही। सेकुलर नहीं, सोशलिस्ट वर्ड लाया गया था, और सेकुलरिज्म के लिए सेकुलर वर्ड लाया गया था। तो यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया, तो देश को सोशलिज्म को संविधान में जगह दे दी गई, और सेकुलर वर्ड संविधान की प्रस्तावना में ऐड करके एक सेकुलर कैरेक्टर दिया गया। और इसी तरह से एक वर्ड इंटीग्रिटी ऐड किया गया। अब हम जैसे देखते हैं कि इंटीग्रिटी कहाँ ऐड किया गया, तो इंटीग्रिटी था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यूनिटी ऑफ द नेशन पहले भी था, लेकिन यहाँ साथ के साथ इंटीग्रिटी ऐड कर दिया गया। और ये 3 वर्ड जो है ये संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।